तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। और इससे पहले हमने मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट सीख लिया है। जिसने भी अभी तक वो नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ देख लेना। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स सबसे पहले हम प्रोविज़न फॉर टैक्स में यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम टू बैलेंस CD। बाय बैलेंस BD का मतलब जो प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्या ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो प्रोविज़न फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम टू साइड में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नोट टू अकाउंट, और यहाँ पे लिखा हुआ हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स। और मैं मान के चल रहा हूँ 2019 हमारा करंट ईयर है और 2018 हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। और यहाँ पे बैलेंस दे रखा 100 रुपये और यहाँ पे दे रखा 200 रुपये। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, बैलेंस BD। और ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसी को क्या नाम दिया जाता है, बैलेंस CD। तो ये 100 रुपये यहाँ पर आ जाएगा और 200 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। समझ में आ रही है बात? तो बाय बैलेंस BD में हम 100 रुपये लिखेंगे और बाय बैलेंस CD में हम 200 रुपये लिखेंगे, ठीक है। BD में हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं या फिर प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कौन सा वाला बैलेंस, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लोजिंग वाला बैलेंस या फिर करंट ईयर का बैलेंस लिखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया क्यों जाता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स इसलिए बनाया जाता है जब हमारे पास क्या 3 प्रोविज़न गिवन हो। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारे पास 3 गिवन हो। एक तो हमारे पास 2 तो हमारे पास नोट अकाउंट में गिवन है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और एक हमारे पास कहाँ पे गिवन होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है। समझ में आ रही है बात? तो हमारे पास 3 प्रोविज़न गिवन होंगे। जब भी हमारे पास 3 प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन हो तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। और क्यों बनाया जाता है प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट, ताकि हमें या तो हमें करंट ईयर या फिर हमें प्रीवियस ईयर का क्या पता चल पाए, प्रोविज़न फॉर टैक्स पता चल पाए। अब मैं बोलूँ यहाँ पे टू बैंक हम लिखते हैं, टू बैंक ब्रैकेट में लिख दूँ मैं पेड। कभी मैंने कहा कि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि हमारे पास जो टैक्स गिवन है, प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है, वो हमारे पास पेड वाला गिवन है। या फिर नॉर्मली लिखा हो कि टैक्स हमारे पास कौन सा वाला गिवन है, पेड वाला गिवन है, तो हम क्या लिखते हैं, उसको यहाँ पे लिखते हैं। बात समझना। और मैं बात करूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविज़न मेड। कभी मैं बोलूँ कि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हो कि भाई जो हमारे पास टैक्स गिवन है वो कौन सा वाला गिवन है, वो हमारे पास गिवन है मेड वाला। मेड मतलब करंट ईयर वाला। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब गिवन हो तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन मान के चलो, एक क्वेश्चन था आपके पास और क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रोविज़न फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। वो आपने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ पे लिख दिया। और क्वेश्चन में लिखा था कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखा है कि जो हमारा टैक्स है वो कौन सा वाला दे रखा है, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर वाला दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब इस साल का है, इस साल का मतलब करंट ईयर का मतलब मेड वाला है गिवन। और जो मेड वाला प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो कहाँ आता है, वो बाई साइड में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, ये वाली चीज़ हमें मिल चुकी है, ये वाली चीज़ हमें मिल चुकी है, ये वाली चीज़ मिल चुकी है, ये चीज़ खाली रह गई, तो मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। एक चीज़ तो पता चल गई आपको। और दूसरी चीज़ मैं वैसी बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था, और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है उसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी गिवन था और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन था। और हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा था कि जो टैक्स है या फिर जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो कौन सा वाला गिवन है, पेड वाला गिवन है। अभी कौन सा वाला गिवन है, पेड वाला गिवन है। तो हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर कौन सी हो जाएगी इस टाइम पर, तो इस टाइम पर हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर ये हो जाएगी। अब मैं जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पेड वाला गिवन होगा तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेड वाला गिवन होगा या फिर ड्यूरिंग द ईयर वाला गिवन होगा तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? जो हमारे पास मैंने कहा कि बैलेंसिंग फिगर हमारी किधर आई, हमारी आई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमारी बैलेंसिंग फिगर किधर है, प्रोविज़न मेड वाले में आया, ठीक है। प्रोविज़न फॉर मेड वाला आया, ठीक है। मेड मतलब करंट ईयर में आया। तो करंट ईयर का प्रोविज़न कहाँ यूज़ करते हैं, करंट ईयर का प्रोविज़न हम किधर यूज़ करते हैं, करंट ईयर का प्रोविज़न हम यूज़ करते हैं किधर,
जब हम क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम पे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम ऐड करते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स को, वो भी कौन सा वाला, मेड वाला। अब मैंने बोला कि ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था और हमने फाइंड किया प्रोविज़न फॉर टैक्स के अकाउंट की हेल्प से हमें क्या क्या मिला, हमें मिला प्रोविज़न फॉर टैक्स, मतलब कौन सा वाला मिला, पेड वाला मिला, पेड वाला मिल चुका है। तो इस पेड वाले का कहाँ पे काम आता है, इसको हम लेस करते हैं, राइट, इसको हम लेस करते हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लेस करने का होता है, तो वो वहाँ पे ही काम आता है। क्या, कौन सा काम आता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो भी कौन सा वाला, पेड वाला। बात समझ में आ रही है इतनी? एक बार फिर से देख लो, कभी हमारे पास पेड वाला गिवन होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पे आ जाएगी, और क्या बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आएगा, हमारा मेड वाला प्रोविज़न निकल के आ जाएगा। और कभी हमारे पास मेड वाला गिवन हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेड लिखा हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारी कौन सी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, हमारी पेड वाली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, तो हम अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ किसके, प्रोविज़न फॉर टैक्स के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट दोनों गिवन है, और नोट टू अकाउंट और बैलेंस शीट जब गिवन है तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, नोट टू अकाउंट में को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि नोट टू अकाउंट में क्या हमारे पास सब चीज़ हमारे पास डिफाइन किया होता है कि मशीनरी कौन सी, मतलब हमारे पास करंट एसेट कौन कौन से गिवन है और फिक्स एसेट कौन कौन से गिवन है वगैरह करके। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर पे हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, और जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, 12% डिबेंचर वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2015, और दूसरा लिखा हुआ टैक्स रुपीज़ 1,40,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, वॉज पेड लिखा हुआ, पेड लिखा हुआ है, तो पेड लिखा हुआ तो हम प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो भी पेड वाला, मतलब प्रीवियस ईयर वाला, कहाँ पे लिखते हैं, जब हम प्रोविज़न फॉर कौन सा, प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं तो उसको हम लिखते हैं टू साइड में, राइट। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वो नोट टू अकाउंट में हमारे पास 4th पॉइंट में दो गिवन है, एक 2014 का, एक 2015 का, मतलब एक ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और नीचे भी टैक्स गिवन है, टैक्स बोलो या प्रोविज़न फॉर टैक्स बोलो, बात बराबर है। ठीक है, और नीचे भी हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है, वो भी कितना, 1,40,000, वो भी कौन सा वाला, पेड वाला। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर देते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बना देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस BD, और यहाँ पे हम लिखते हैं तो बैलेंस CD। यहाँ पे बैलेंस BD में क्या लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मतलब जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस 2014 का है, और 2014 का हमारे पास बैलेंस गिवन है, 2014 का हमारे पास बैलेंस गिवन है 1,80,000। ठीक है, और 2015 मतलब करंट ईयर का हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो कितना है, वो हमारे पास है 1,40,000। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि जो प्रोविज़न फॉर टैक्स या फिर टैक्स जो है वो हमारे पास गिवन कौन सा वाला है, पेड वाला गिवन है। और पेड वाला कहाँ पे आता है, टू साइड में आता है। जो हमारे पास कौन सा वाला मेड वाला गिवन होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी टू साइड में आती है। पर यहाँ पे हमारे पास पेड वाला यहाँ पे गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर 100% किधर आने वाली है, बाई साइड में आने वाली है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं पेड, कितना गिवन है, 1,40,000 गिवन है, राइट, 1,40,000 गिवन है। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये 1,40,000 और 1,40,000 हो गए, तो ये 2,80,000 रुपये है। 2,80,000 में से जब 1,80,000 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बैलेंस, हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1,00,000 का। और यही 1,00,000 को हम क्या लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हमारा क्या निकल के आया भाई, प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो भी कौन सा वाला निकल के आ गया, मेड वाला निकल के आ गया, मेड। और इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है, मेड वाला हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्स निकल के आ जाएगा। अब इस प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो भी मेड वाला, ये कहाँ पे यूज़ होता है आपको ये याद में होना चाहिए। कहाँ यूज़ होता है ये प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो भी मेड वाला, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज़ होता है। जब हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, तो वहाँ पे हम प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड वाले को प्लस करते हैं, तो इस वाली वैल्यू को लिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, यही हमने निकालना था। और क्यों हमने ये प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया, क्योंकि प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास 3 प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन थे, एक ओपनिंग बैलेंस, एक क्लोजिंग बैलेंस और एक हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब हमारे पास ये अकाउंट हमने बना लिया, इस अकाउंट को आप भी बना लो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए ऐसी नई वीडियोज़ आते रहेंगी। तो हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बना दिया और हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कहाँ आया, बाई साइड आया। बाई साइड आया तो मतलब मेड वाला निकल के आया। क्या मेड वाला निकल के आया, प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड वाला निकल के आया। मेड का ही मतलब क्या होता है, करंट ईयर। ये बात मैंने आपको पुरानी वीडियोस में ही कवर कर रखी है। पेड का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हम क्या निकाल देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकाल देते हैं। तो इसमें हम ऐड करते हैं, क्या चीज़ ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ऐड करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है वो हमारे पास गिवन है, क्लोजिंग में गिवन है हमारे पास कितना गिवन है, 4 लाख गिवन है। और जो ओपनिंग में गिवन है वो कितना है, माइनस 1 लाख गिवन है। माइनस लिखा है वहाँ पे, मतलब ब्रैकेट है तो वो माइनस होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या करते हैं हम, किस तरह से निकालते हैं हम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकालते हैं, राइट। तो क्लोजिंग में हमारे पास गिवन है 4 लाख और हमारे पास ओपनिंग में कितना गिवन है, हमारे पास ओपनिंग में कितना गिवन है, माइनस 1 लाख गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सरप्लस बैलेंस कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख गिवन, राइट। हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 लाख निकल के आ जाएगा। किस तरह से निकला, माइनस माइनस का प्लस। तो 4 लाख के साथ जब 1 लाख को प्लस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, ये 1 लाख है। 1 लाख को प्लस करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 5 लाख आ जाता है। ठीक है, 5 लाख आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन था, वो भी कौन सा वाला, मेड वाला। ठीक है, मेड वाला गिवन था। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारा मेड वाला था, वो कितना निकाला था हमने निकाला था 1 लाख। 1 लाख निकाला था। तो इसको भी हम क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आ जाता है, ये हमारा निकल के आ जाता है कितना, ये हमारा निकल के आता था 6 लाख निकल के आ जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है। प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड वाला हम क्या करते हैं, प्लस करता है। और मेड वाला हमने कहाँ से निकाला, ये हमने निकाला प्रोविज़न फॉर टैक्स के अकाउंट से निकाला। ठीक है, हम कौन सा वाला नहीं लेंगे, नोट अकाउंट में वाला नहीं लेंगे। नोट अकाउंट में मतलब जो यहाँ पे हमारे पास लिखा है, किधर पे लिखा है, 4 पॉइंट में लिखा हुआ है, जो हमारे पास 1,40,000 मेड मतलब करंट ईयर का लिखा है 1,40,000, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नया मेड मतलब नया करंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स निकाला। कहाँ से निकाला, अकाउंट की मदद से निकाला। प्रोविज़न फॉर टैक्स के अकाउंट की मदद से निकाला, इसलिए हमने 1 लाख को प्लस किया 5 लाख के साथ। तो हमारा कितना आ गया भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 6 लाख आ गया। और 6 लाख को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, 6 लाख को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, इसके बाद हम ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। इन चीज़ों को हम ऐड करते हैं। इसमें भी हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे गुडविल एमोटाइज हो गई। 6th पॉइंट में चेक करो, 6th पॉइंट में लिखा है जो 2014 में थी वो कितनी थी, 60,000 थी गुडविल, और 2015 में कितनी हो गई है, 40,000 हो गई है। तो कहीं ना कहीं 20,000 से हमारी गुडविल घटी है। और जो ये गुडविल 20,000 से घटी है तो इसी को क्या नाम दिया जाता है, गुडविल एमोटाइज नाम दिया जाता है। मैंने आपको बताया था गुडविल एमोटाइज का मतलब क्या होता है। गुडविल एमोटाइज का मतलब जब हमारी क्या है, गुडविल धीरे धीरे घटती है, धीरे धीरे घटती है, उसको ही गुडविल एमोटाइज नाम दिया जाता है। इसके अलावा चेक करो, इसके अलावा हमारे पास
क्या चीज़ गिवन है, डेप्रीशिएशन गिवन है। फिफ्थ पॉइंट में चेक करना है, डेप्रीशिएशन गिवन है, टेंजिबल एसेट के नीचे मशीनरी लिखा है और मशीनरी के नीचे हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन लिखा है। और डेप्रीशिएशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंस वैल्यू लिख देते हैं सीधा। तो डेप्रीशिएशन की डिफरेंस वैल्यू लिख दो। डेप्रीशिएशन की डिफरेंस वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 4 लाख में से कितना करेंगे, 2 लाख 2,000 को माइनस करेंगे तो वह हमारा आ जाएगा 1,98,000 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में चेक करना, इसके बाद हमारे सेकंड पॉइंट में चेक करना लिखा है यहाँ पे 12% डिबेंचर। और मैंने बताया था डिबेंचर के आगे कभी भी परसेंट लिखा हो तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, डिबेंचर का परसेंट होता है। तो वो हमारा डिबेंचर का क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो उसको 12% हमारा इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी हमारा ऐड होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा किस में निकाला जाता है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू में निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में दे रखा है डिबेंचर वो कितना है, 2014 में हमारा डिबेंचर है 10 लाख का, 2014 में है 10 लाख का डिबेंचर, ठीक है। तो हम लिख देंगे 10 लाख मल्टीप्लाई 12/100, ठीक है। 12% निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गिवन नहीं है। और इसके बाद हमारे पास नॉन कैश इनकम में भी कुछ चीज़ गिवन नहीं है। तो हम यहीं तक का चीज़ें को प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हम जब ऐड कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 9,38,000 हमारा क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देता हूँ मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा कितना आ गया, 9,38,000 आ गया, ठीक है। 9,38,000 हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, ठीक है। हमने सीधा क्यों निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि हमारे पास नॉन कैश इनकम कुछ भी गिवन नहीं थी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एकदम ईजी हो जाते हैं स्टेप। इसके बाद हम ऐड करते हैं, क्या चीज़ ऐड करते हैं, ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को, और लेस करते हैं हम किसको, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को। तो यहाँ पे चेक करते हैं, चेक करें तो हमारे पास जो हमारी ये यहाँ पे इन्वेंट्रीज दे रखी है 7th नंबर पे, इन्वेंट्रीज दे रखी है। ये क्या है, 2014 में था वो कितना था, 90,000 था, और 2015 में कितना हो गया, 2,10,000 हो चुका है। पहले कितना था, 90,000, और अब कितना हो गया, 2,14,000 हो चुका है। तो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब इंक्रीज़ होती है करंट एसेट तो उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेस इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये चीज़ें लेस होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला नाम इन्वेंट्रीज लिख देते हैं। और इन्वेंट्रीज हमारी कितनी लेस करेंगे, हम कितनी लेस करने जा रहे हैं, इन्वेंट्रीज हम लेस करेंगे 1,24,000 को लेस करेंगे, ठीक है। 2,14,000 में से जब हम कितना 90,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 1,24,000 निकल के आता है। और उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास और चीज़ शायद और चीज़ कुछ गिवन नहीं है। किस में गिवन नहीं है, कोई ना करंट एसेट गिवन है ना करंट लाइबिलिटी गिवन है, ठीक है। ना करंट एसेट गिवन है ना करंट लाइबिलिटी गिवन है। तो सिर्फ यही चीज़ गिवन थी तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 9,38,000 में से 1,24,000 को घटाएंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 8,14,000। कितना आ जाएगा निकल के, 8,14,000 निकल के आ जाएगा। और यही 8,14,000 हमारा क्या होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आ गया हमारे पास, 8,14,000 आ गया। और इसके बाद लास्ट स्टेप हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। किस चीज़ को लेस करते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स को लेस करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स में भी कौन सा वाला लेस किया जाता है, पेड वाला लेस किया जाता है। और मेड वाले को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कब, जब हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते तो उस टाइम पे हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो पेड वाला हमारे पास कितना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, पेड वाला हमारे पास कितना गिवन है, पेड वाला हमारे पास कहाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, कितना था, 1,40,000 था। इस 1,40,000 को क्या, इस 1,40,000 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 1,40,000 को हम लेस कर देते हैं
तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 6,70,000। कितना निकल के आ जाता है? 6,70,000 निकल के आ जाता है, वो भी पॉजिटिव में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे ना लिखते हुए कहाँ पे लिख दूँगा? यहाँ पे लिख दूँगा 6,70,000। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या हो गया? 6,70,000 हमारा क्या आ गया है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल के आ गया। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी है, पर उसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि मैंने आपको जब फॉर्मेट लिखाया था, जब हमने फॉर्मेट लिखाया था आपको किस चीज़ का? कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो वहाँ पे भी हमने कहीं पे भी हमने बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा था। जब हम क्या कर रहे थे? इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे थे करंट लायबिलिटी या फिर करंट एसेट की बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने कहीं पे भी क्या नहीं लिखाया था? हमने बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखाया था। ठीक है ना, ये चेक कर लो, आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। यहाँ पर हमने कहीं पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा है, कहीं पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को। बैंक ओवरड्राफ्ट में कहाँ लिया जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट को? जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। तो आइए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस क्वेश्चन में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? नोट टू अकाउंट को 5th पॉइंट चेक करेंगे, मशीनरी को चेक करता है। मशीनरी पहले थी 16,42,000 की और अब कितनी हो गई है? 24,06,000 की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमारी मशीनरी क्या हुई है भाई? इंक्रीज़ हुई है, हमारी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। तो हमने पैसा दिया होगा तब जाके हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या हुई होगी? इंक्रीज़ हुई होगी। जब हम पैसा देते हैं और उसके बदले में मशीनरी खरीदते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं? परचेज ऑफ मशीनरी लिखते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी। राइट, पहले कितनी थी? पहले थी हमारी 16,42,000 की और उसके बाद अभी करंट ईयर में कितनी हो गई है हमारी वैल्यू? 24,06,000 की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमारी 7,64,000 से हमारी क्या भाई? हमने परचेज़ करी है। 7,64,000 से हमने क्या करी है? परचेज़ करी है। और परचेज़ करते हैं तो हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इसके अलावा चेक करो, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे तो कुछ चीज़ गिवन नहीं है, पर हमें क्या ध्यान रखना है? जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख रहे होंगे और नोट टू अकाउंट में हमारे पास मशीनरी के अलावा कुछ गिवन नहीं है, तो हम एक बार क्या करेंगे? बैलेंस शीट को चेक करेंगे, वहाँ पे ये चेक करेंगे कि कहीं हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है गिवन। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है। 2014 में कितने थे? 1,50,000 थे और 2019 में 2015 में कितने हो गए हैं? 2 लाख हो गए हैं। तो 50,000 से हमारी क्या हुई है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। मतलब हमने पैसा लगाया तो आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिख देंगे यहाँ पे, ये तो थी। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने की लिखेंगे? 50,000 की लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इसके अलावा हमारे पास कुछ गिवन है नहीं, तो इसके पास कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 8,14,000 आ जाएगा हमारा। 8,14,000 आ जाएगा। तो ये 8,14,000 हमारा क्या होगा भाई? ये हमारा होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। राइट, सरल है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो भी किस में? नेगेटिव में। इसको यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे लिख दूँ मैं, क्योंकि ये तो टोटल है एक्टिविटी का, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव में। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। और ये वीडियो क्या है? हमारी लास्ट वीडियो है। किस चीज़ के लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तो हमारा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया है? 8,14,000 आ गया है। इसके बाद हम लिख देते हैं थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, पहले हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं शेयर्स को। और शेयर्स हमारे कहाँ पे गिवन होंगे, मतलब शेयर कैपिटल में गिवन होगा। शेयर कैपिटल हमारा कहाँ गिवन होता है, बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हमारा शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, 8 लाख थी और अब कितनी हो गई है, 10 लाख हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या शेयर्स को इशू किया और उसके बदले में हमें क्या मिला है भाई, उसके बदले में हमें क्या मिले हैं, पैसे मिले हैं। पैसे मिले हैं, हमारी कंपनी के अंदर इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कितने से बढ़े हैं, कितने से बढ़े हैं, 2 लाख से बढ़े हैं। 2 लाख से बढ़े हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख, वो भी किसका, पॉजिटिव का। क्यों लिख रहे हैं पॉजिटिव का, क्योंकि इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है। इसके अलावा चेक करें, इसके अलावा हमारे पास हमने इंटरेस्ट पे किया था पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इंटरेस्ट को पे कर रहे थे। हम लिख देते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना पे कर रहे थे हम, कितना पे कर रहे थे, 1,20,000 का पे कर रहे थे। तो लिख देते हैं हम 1,20,000। वो भी किस में लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, नेगेटिव में लिख देते हैं। और इसके अलावा चेक करो, इसके अलावा क्या चेक करो, इसके अलावा नोट टू अकाउंट में चेक करो लॉन्ग टर्म बोरोविंग। जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग मतलब जो 12% डिबेंचर थे, पहले उसकी वैल्यू थी 2014 में 10 लाख और 2019 में कितनी हो गई है, 9 लाख हो गई है। तो कहीं ना कहीं 1 लाख हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए तो क्या हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिबेंचर। कितने का किया हमने पेमेंट, हमने करी है 1 लाख की। ठीक है, ये भी किस में हो जाएगी, ये भी हो जाएगी हमारी नेगेटिव में। इसके अलावा चेक करो 4th पॉइंट में बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले हमारे पास था 1 लाख और अब हमारे पास कितना है, 3 लाख है। तो 3 लाख है तो कहीं ना कहीं 2 लाख से हमारा क्या भाई, इनफ्लो हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट की हमें क्या मिली है, फैसिलिटी मिली है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे इंक्रीज इन बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवर ड्राफ्ट लिख देंगे और कितना लिख देंगे हम यहाँ पे, हम लिख देंगे कितना लिख देंगे, हम 2 लाख लिख देंगे। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहाँ पे कितना था, बैंक ओवर ड्राफ्ट पहले था 1 लाख और अब कितना है, 3 लाख है। तो 2 लाख से हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस करके हमारा ये निकल के आ जाता है 1,80,000 निकल के आ जाता है। और पॉजिटिव में निकल के आ रहा है तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। राइट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, तीनों को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्टिविटी को प्लस कर देते हैं। और जो हमारा पॉजिटिव में आएगा तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो नेगेटिव में आएगा हम क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम तीनों को प्लस कर देते हैं। तो ये तीनों को प्लस करने के बाद हमारा कितना आता है, 40,000 आता है निकल के। तीनों एक्टिविटी को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा 40,000 निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40,000, और वो भी किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैसा आया, हमने फर्स्ट एक्टिविटी को, सेकंड एक्टिविटी और थर्ड एक्टिविटी को प्लस किया तो जाके हमारा कितना आया भाई, 40,000 निकल के आया। ठीक है, ये हमारा क्या, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इतनी बात क्लियर हो चुकी है। जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो।